बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा तो गाइस, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले हम इसका रशिया और यूक्रेन के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ इनकी हिस्ट्री समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो गाइस, आज का जो यूक्रेन है, ये 9th सेंचुरी में कीवन रूस के नाम से हुआ करता था। तो गाइस, इसे रूल करता था वोलोदिमिर। ये वोलोदिमिर, इसको यूक्रेन में जैसे वोलोदिमिर कहते थे, आज भी ये रशिया में इसको व्लादिमिर जैसे कहते हैं, तो ये वहीं से निकलता है। तो गाइस, इसमें ये इट वाज होम टू द स्लेविक पीपल। तो गाइस, ये स्लेविक पीपल जो थे, ये बेसिकली दे वर इंडो यूरोपियन बाय ओरिजिन। ये बाय ओरिजिन जो थे इंडो यूरोपियन वो थे। तो गाइस, बेसिकली इनका रशिया और यूक्रेन की जो हिस्ट्री है, जो इनका जो इनके लीनिएज है, वो मीन्स एक ही है। ये दोनों एक ही कॉमन लीनिएज शेयर करते हैं। तो गाइस, इसके बाद आता है रशिया एंड यूक्रेन हैव कॉमन लीनिएज फ्रॉम द स्लेविक स्टेट। तो गाइस, ओवर द सेंचुरीज यूक्रेन हैड रिमेन्ड पार्ट ऑफ रशिया। यूक्रेन हमेशा रशिया का पार्ट रहा है ओवर द लास्ट मैनी सेंचुरीज। सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर वन से पहले कुछ टाइम आया था, जैसे वो अपना रशियन रेवोल्यूशन 1917 के वक्त, उस वक्त कुछ यूक्रेन कुछ वक्त के लिए इंडिपेंडेंट रहा था। बकाया पूरी अपनी हिस्ट्री में यूक्रेन जो है ना हैड रिमेन पार्ट ऑफ रशिया। तो गाइज, ये बेसिकली रशिया का पार्ट रहा है। तो अगर हम बात करें लास्ट सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी में ये दोनों रशिया और यूक्रेन वर पार्ट ऑफ सोवियत यूएसएसआर, दे वर बोथ सोवियत रिपब्लिक्स। तो गाइज, अगर हम आते हैं यूक्रेन पे, तो यूक्रेन गाइज ये जो है यूक्रेन एक मुल्क है। इसका तकरीबन एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 44 मिलियन की आबादी है इसकी। 150 बिलियन डॉलर की इसकी जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम इनका तकरीबन कोई 3700 बनता है। तो गाइज, ये एक इस तरह से मुल्क है। अच्छा, इसकी अगर हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे, तो गाइज ये जो हिस्टोरिकली जब ये सोवियत और जो सोवियत की ये रिपब्लिक्स थी दोनों, रशिया और अपना यूक्रेन, तो यूक्रेन वाज होम टू डिफेंस इंडस्ट्रीज़। वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ थी। ये इनके यूक्रेन में रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स भी यूक्रेन में हुआ करते थे। और यूक्रेन, आपको पता है कि ये यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सबसे ज़्यादा गंदम भी फ़रोख्त करते हैं, तो इस हवाले से ये इनकी ना लैंड्स बड़ी फर्टाइल थी। तो गाइज, अब आते हैं 1991 पे। तो ओवर द ईयर्स ये चला आया। तो 1991 में क्या होता है कि सोवियत डिसइंटीग्रेट होता है। तो इसमें से 15 रियासतें बनती हैं, जिसमें रशिया भी होता है, यूक्रेन, काज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स, ये सारी होती हैं। तो इसमें यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे सामने आता है, वर्ल्ड मैप पे शो होता है। तो गाइज, ये यूक्रेन बिकेम इंडिपेंडेंट। लेकिन तो गाइज, इसके बाद जो यूक्रेन में जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे होते हैं रशिया के, तो वो उन्हें वापस करता है। और रशिया उनका यूक्रेन की सॉवरेनिटी को यूक्रेन की सॉवरेनिटी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है। तो गाइज, इसमें अब होता कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही सोवियत डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद उसके बाद जो भी अर्स्टवाइल सोवियत का इन्फ्लुएंस था इन द ईस्टर्न यूरोप, तो अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, ये ओवर द ईयर्स अर्स्टवाइल जो सोवियत का इन्फ्लुएंस होता है उसको कम करने के लिए कोशिशें करते हैं। उसमें ये होता है कि जो भी फॉर्मर सोवियत की रिपब्लिक्स थी, वो नेटो में शामिल होती हैं। जैसे इस्टोनिया हो गया, लेटविया, लिथुआनिया हो गया, तो पोलैंड, हंगरी, ये सब जो है ना अपना नेटो को ज्वाइन करती हैं। कुछ 1999 में करती हैं, कुछ बाद में जाके 2004 में करती हैं।
तो गाइज ये चीज़ बड़ी ही रशिया के लिए एक ये बड़ा कंसर्न था, बिकॉज दिस रीजन वाज अर्स्टवाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन यूएसएसआर। तो गाइज होता कुछ इस तरह से है कि यूक्रेन और जो जॉर्जिया का मुल्क है ना, ये भी दोनों नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज इसमें ये होता है कि ईस्टर्न साइड पे सिर्फ 3 मुल्क रह जाते हैं, एक जॉर्जिया, एक यूक्रेन और तीसरा बेलारूस। तो गाइज इसमें क्या होता है कि जब ये ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा वो आफ्टर मींस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन अपना 2013 में जाके एक प्रेसिडेंट आते हैं यूक्रेन में, जिनका नाम होता है यानुकोविच, विक्टर यानुकोविच। तो गाइज़ ये होते हैं बड़े प्रो मॉस्को, प्रो रशिया होते हैं। तो गाइज़ ये जब इस यूक्रेन की डील ईयू से तय होने वाली होती है, ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, यूक्रेन मींस वाज टिल्टिंग टूवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। तो ये चूँकि ये प्रो रशिया होते हैं, तो ये एंड टाइम पे जाके रशिया से डील कर लेते हैं, $13 बिलियन का उनसे बेल आउट पैकेज ले लेते हैं। तो ये उनके करीब हो जाते हैं। तो गाइज़ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि यूक्रेन में एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट हमें नज़र आते हैं। उसमें 2014 में जाके ये प्रेसिडेंट स्टेप डाउन करते हैं और ये रशिया भाग जाते हैं। तो गाइज़ अगर हम यूक्रेन की डेमोग्राफी को देखें, तो इसमें जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें आ जाता है लुहांस्क का रीजन, जिसमें आ जाता है डोनेट्स्क का रीजन, तो ये गाइज़ ये प्रो रशिया रहे हैं। ईस्टर्न साइड इज़ प्रो रशियन एंड द वेस्टर्न यूक्रेन इज़ प्रो यूरोपियन यूनियन, प्रो यूरोप। तो गाइज़ इस तरह से ये डिवाइडेड है। और इसमें एक क्रीमियन पेनिनसुला भी आता है, वो इनके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज़ इस तरह से ये यूक्रेन वाज डिवाइडेड, जिसमें ईस्टर्न यूक्रेन वाज सपोर्टिंग रशिया एंड द वेस्टर्न यूक्रेन वाज सपोर्टिंग यूरोपियन यूनियन। तो गाइज़ इसमें होता कुछ इस तरह से है। तो 2014 में जैसे ही स्टेप डाउन होते हैं प्रेसिडेंट यूक्रेन में, तो रशिया वॉज एंगर्ड। रशिया को इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है, जैसे कि जो ना, क्योंकि वो बड़ा प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। तो गाइज़ फिर 2014 में ये जो क्रीमिया का रीजन होता है, क्राइमिया का जो रीजन होता है, इसमें क्या होता है कि ये इनको एनेक्स करता है रशिया। ये जो रीजन था ये बेसिकली एक पेनिनसुला है ब्लैक सी में। तो ये 1953 में ख्रुश्चेव ने यूक्रेन के हवाले किया था, बिकॉज एट दैट टाइम दे बोथ वर दी पार्ट्स ऑफ यूएसएसआर। तो आपस में टाइज़ को बेहतर बनाने के लिए वो ये ख्रुश्चेव इस रीजन को रशिया के हवाले करता है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि 2014 में रशिया अटैक करता है क्रीमिया पे। तो अटैक करके सारी टेक ओवर कर लेता है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को। उसके बाद एक रेफरेंडम होता है क्रीमिया में। उसके बाद जो रेफरेंडम में क्रीमिया वोटेड टू बिकम पार्ट ऑफ रशिया। तो इस तरह से रशिया एनेक्स कर लेता है क्रीमियन पेनिनसुला को, जो कि आफ्टर 1991 यूक्रेन के कंट्रोल में था। तो गाइज अब आते हैं हम कि व्हाट डज प्यूटिन वांट। प्यूटिन का आखिर चाहता क्या है इस रीजन को एनेक्स करके, इस रीजन पे हमले करके, इस चीज़ को, इसमें उनका क्या है ऑब्जेक्टिव्स, क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्यूटिन। तो गाइज इसमें सबसे पहले आता है टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो गाइज इसमें ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसके बाद जो भी ईस्टर्न यूरोप का कंट्रीज़ थे जिस पे एस्टवाइल यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, वो सारे नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं और नेटो रशिया के बॉर्डर्स पर पहुंच जाता है। सिर्फ ये 3 जो है ना कंट्रीज़ बचते हैं, जॉर्जिया का, यूक्रेन का और बेलारूस का। तो गाइस इसमें ये होता है कि तो रशिया को ये चीज़ हरगिज़ नहीं पसंद कि नेटो उनके बॉर्डर्स तक कहाँ पहुँचे, नेटो का इन्फ्लुएंस उनके बॉर्डर्स तक आ पहुँचे। तो चूँकि यूक्रेन वाज टिल्टिंग टूवर्ड्स 2019 में जैसे ही ज़ेलेंस्की आते हैं अपना यूक्रेन में, तो ही वाज एंटी मॉस्को और
वो बहुत ही क्रिटिक थे प्यूटिन के, रशिया के। तो इस हवाले से रशिया को बड़ा कंसर्न था। तो रशिया वांट्स टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ नेटो, रशिया वांट्स द कंटेनमेंट ऑफ नेटो। तो गाइज उसके अलावा हम अगर बात करें, अच्छा रशिया वांट्स व्हाट डज रशिया वांट, इसमें ये आता है रशिया ने जब हमला किया 2022 में यूक्रेन पे, तो उससे पहले दो डिमांड्स रखी वेस्ट के आगे कि मींस आप नेटो को कंटेन करें और नेटो के बॉर्डर जो है ना ले जाएं, मूव इट्स मिलिट्री बॉर्डर्स बैक टू वेयर दे वर इन 1997, जिसमें 1997 के वक्त जो भी नेटो में थे, तो आप जो है ना नेटो के बॉर्डर्स को वहाँ तक ले जाएं, नेटो के कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस वहाँ तक ले जाएं 1997 तक। उसके बाद जो इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया और ये हंगरी वालों पोलैंड ने ज्वाइन किए, तो ये आप जो है ना इनको ख़त्म करें। तो गाइज़ ये एक जो है ना उनका नंबर 3। तो गाइज़ ये जो यूक्रेन का रीजन है, यूक्रेन का ईस्टर्न जो पार्ट है, ये पार्ट हैड ऑलवेज रिमेंड डियर टू रशिया, बिकॉज ये पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, ये फर्टाइल है, इनमें कोल के रिजर्व्स हैं, इसमें आयरन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ईस्टर्न यूरोप में हमें, ईस्टर्न यूक्रेन में हमें नज़र आती है। अच्छा अगर हम बात करें नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की, तो गाइज़ अगर जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था अपना प्यूटिन ने, तो प्यूटिन की अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई थी, प्यूटिन बहुत पॉपुलर हो गए थे अपना रशिया में। तो ये उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्यूटिन है वो कंसिडर करता है यूक्रेन को एज इट्स पार्ट, क्योंकि प्यूटिन ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि वी आर नॉट जस्ट क्लोज नेबर्स, वी आर वन नेशन। उन्होंने कहा था कि हम एक ही हैं, तो ये यूक्रेन को अपना वो पार्ट ही समझते हैं। तो भाई इसमें होता क्या है कि अब आते हैं इसके करंट स्टेटस पे। तो गाइस इसमें ये होता है कि फरवरी 24 2022 में रशिया ऐलान कर देता है यूक्रेन पे वॉर का। तो इसको वो नाम देते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का। प्यूटिन के अपनी स्पीच में कहते हैं आई हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वो करते हैं। तो इसमें गाइस ये होता है कि रशियन जो फोर्सेस होती हैं वो बेलारूस की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से, साउथ की तरफ से, सब तरफ से जो है ना यूक्रेन पर जो है ना अटैक करती है और उनकी कैपिटल को, कीव को वो एनेक्स करना चाहते हैं, उनको टेक ओवर करना चाहते हैं। तो सो फॉर गाइस इसमें ये है अपडेट के जो है ना अपना मोर देन 10,000 पीपल हैव किल्ड इन दिस वॉर। और ज़ेलेंस्की ने बार बार वेस्ट को मदद के लिए पुकारा है। वो यूएस भी गए थे, जो बाइडेन से भी मिले थे, यूरोप में भी गए वो। तो इसका गाइस ये रिज़ल्ट निकला है, अभी तक ये वॉर जारी है। इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि इसमें यूएस ने एक सीरीज़ ऑफ सैंक्शंस इम्पोज किए रशिया पे, जिसमें आ जाते हैं अपना उनकी ऑयल एंड गैस पे वो सैंक्शंस लगाए, उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने लगाए, उनकी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक प्यूटिन पे, उनके एडवाइज़र्स पे उन पे लगाए, रशिया की एंटिटीज़ पे, रशिया की ऑर्गेनाइजेशंस पे, ओलिगार्क्स पे, सब पे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। प्यूटिन ने इस वॉर के बाद जो बाइडेन ने कहा कि प्यूटिन चोज दिस वॉर एंड नाउ ही एंड हिज कंट्री विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ सैंक्शंस हमें नज़र आते हैं। तो गाइस इसमें सैंक्शंस के बाद अगर हम देखें तो जंग फिर भी जारी है। उसके बहुत सारे रीज़न है कि सैंक्शंस का कितना असर पड़ा है रशिया पे। तो गाइस इसमें ये है कि इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि रशिया की इकॉनमी बेसिकली वो डिपेंड करती है ऑयल और गैस पे, तो एनर्जी सप्लाईज़ पे। तो वो एनर्जी सप्लाईज़ पे डिपेंड करती है। तो इस हवाले से वो एनर्जी सप्लाईज़ उनकी अभी भी वो जारी हैं। तो क्योंकि चाइना ले रहा है, वेस्ट की अपनी डिपेंडेंस है रशिया के ऑयल और गैस पे, तो इस हवाले से उनकी इकॉनमी पे एज सच फ़र्क नहीं आया। मोर ओवर अपार्ट फ्राम दैट वॉर इकोनॉमी उनकी
means we can say that war economy has kept Russian industries mobilized, because the manufacturing of the war equipments वो has enhanced the demand for jobs in industries and thereby economic activities वहाँ पे increase हुई हैं. तो गाइज इसके अलावा हम कह सकते हैं कि चाइना ने भी थ्रू आउट दिस रशिया यूक्रेन वॉर अपना ट्रेड रशिया के साथ कंटिन्यू रखा है. इससे भी रशिया की इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिली है और वो एक कायम रही है और स्टेबल रही है. तो इस हवाले से आईएमएफ ने भी कहा था रशियन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ बाय 2.6%. तो वॉर के दौरान भी रशिया की इकोनॉमी एक ग्रोथ की जो है ना आईएमएफ ने प्रेडिक्शन की है. तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट रशिया और यूक्रेन के वॉर. इसमें अगर हम हिस्ट्री को लेकर चलेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आएंगी. तो करंट स्टेटस भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद इसकी रशिया के क्या मोटिव्स हैं ये भी हमने डिस्कस किया, और जो रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए उसको भी हमने डिस्कस किया, और रशिया ने इन सैंक्शंस को कैसे ओवरकम किए ये भी हमने डिस्कस किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूक्रेन और रशिया की वॉर. सो गाइस थैंक यू.